हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक ऐसी सीरियल किलर की कहानी लाई हूँ जिसने 150 से भी ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया है और पुलिस उसे कभी भी पकड़ नहीं पाई। ज़ोडियाक, ये इस मूवी का नाम है। 2007 में रिलीज हुई डेविड फिंचर के द्वारा डायरेक्टेड ये कहानी है। ये कहानी पूरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन और प्रेस वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है और एकमात्र मूवी है जिसमें आप आयरन मैन, हल्क और मिस्टीरियो को साथ में देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है 4 जुलाई 1969 को। हम वलेरो सिटी में डार्लिन नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को पिक करती है और दोनों भी डिंग डोंग करने के लिए पहाड़ी के एक सुनसान इलाके में चले जाते हैं। अब दोनों को बातें करते करते काफ़ी देर हो जाती है और तभी पीछे से एक ब्लैक कार आती है और तुरंत इन्हें देखकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसी के 10 मिनट के बाद वो कार फिर से इनकी तरफ लौट आती है और कार से एक आदमी बाहर आता है और ये दोनों कुछ समझ पाते उसके पहले इन्हें शूट कर देता है। फिर वो किलर खुद पुलिस को कॉल करता है और बताता है, मैंने इसी जगह पे 2 लोगों को पार्किंग में शूट किया है। इसी के साथ साथ वो किलर लास्ट ईयर के मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कॉल पे लेता है। अब कहानी आती है सैन फ्रांसिस्को में। 4 हफ्ते के बाद हम रॉबर्ट ग्रे स्मिथ नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर उसके ऑफिस आता है। रॉबर्ट क्रॉनिकल नाम के एक न्यूज़पेपर में कार्टूनिस्ट का काम करता है। अब इनके ऑफिस में सभी की मीटिंग चल रही है। अब इनके मीटिंग के दरमियान ही इन्हें एक सीरियल किलर का लेटर आता है। इस लेटर में उस किलर ने डार्लिन की मौत की सारी डिटेल्स दी होती है ताकि सबको विश्वास हो कि यही वो सीरियल किलर है। इस मीटिंग में हम आयरन मैन यानी पॉल को भी देखते हैं जो क्राइम रिपोर्टर है। अब यहाँ इस किलर ने उस लेटर के साथ साथ एक एनकोडेड मैसेज भी भेजा होता है जो सिंबल के फॉर्म में था। किलर की डिमांड थी कि वो इस इनक्रिप्टेड मैसेज को पेपर में पब्लिश करे जिसके बाद वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करेगा, नहीं तो इस वीकेंड में वो डजन भर लोगों को मार देगा। जब रॉबर्ट इस लेटर को देखता है तब वो बताता है कि हमने अगर पजल्स को छाप भी दिया तो भी किलर खुद की आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा। इसी के साथ साथ वो सीरियल किलर की काफी सारी चीजें वो लेटर के अनुमान पे लोगों को बताता है, लेकिन कोई भी रॉबर्ट की बात को सीरियसली नहीं लेता और उसी के साथ ये लेटर वे लोग FBI को भी भेज देते हैं और FBI के सारे लोग इसे सॉल्व करने में लगते हैं, लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं मिलता। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें पेपर में ये लेटर छाप देना है और अगले दिन फ्रंट पेज पर पजल छपा हुआ आ जाता है और एक कपल जो हिस्ट्री टीचर है वे लोग इस पजल को सॉल्व करके इनके न्यूज़पेपर को तुरंत कॉल करते हैं। अब यहाँ पे पॉल देखता है कि जो भी अनुमान रॉबर्ट ने लगाया होता है वो सारे बराबर है, इसीलिए अब ये दोनों भी केस पर काम करने का डिसाइड करते हैं एक साथ। वही पॉल जो भी उसका ओपिनियन और उसकी खुद की जो रिसर्च होगी वो सारी चीजें पेपर में एक आर्टिकल में रिलीज करेगा। अब देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं। पुलिस उस किलर को अभी तक पकड़ नहीं पाई थी और तभी इन न्यूज़पेपर वालों को एक और लेटर ऑफिस में आता है जहाँ पे किलर ने खुद का नाम ज़ोडियाक बताया था और हाल ही में हुए एक और मर्डर के बारे में लिखा होता है। वो बताता है कि 27 सितंबर कैलिफोर्निया में नेपा काउंटी जैसी एक जगह है जहाँ पे एक कपल लेक के किनारे पिकनिक में बैठे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक किलर पहुँच गया था। उसके हाथ में गन थी और उसने अजीब सा मास्क पहना था। उस कपल को लगता है कि ये चोरी करने के इरादे से आया हुआ है, इसीलिए उसकी दिशा में सारे पैसे फेंकते हैं। लेकिन वो किलर बताता है कि वो प्रिजन से भागा हुआ है और उनकी कार की चाबी चाहिए। अब ये दोनों भी उसे चाबी दे देते हैं, लेकिन फिर किलर उनके हाथ बांध देता है और अचानक से नाइफ से दोनों को भी स्टैब करने लगता है। इस बार भी खुद ही पुलिस को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है और पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब इन दोनों में से जो लड़का था वो बच जाता है। अब इस सारे मर्डर की जानकारी लेटर में खुद किलर ने ही दी होती है और इस लेटर के साथ साथ उसने कुछ लाइंस लिखी थी जिसमें लिखा होता है कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ टाइम इज ह्यूमन। अब ये लाइन रॉबर्ट के दिमाग में रह जाती है और वो ऑफिस के लाइब्रेरी में से एक पुरानी किताब लेकर आता है और पॉल से कहता है कि ये जो लास्ट लाइन है इसका मतलब है द मोस्ट डेंजरस गेम और ये एक मूवी में से लिया गया है जिसमें किलर अपने एंटरटेनमेंट के लिए इंसानों का शिकार किया करता था। उस मूवी का जो किलर है उसका नाम भी Z से ही शुरू होता है। अब ये सारी चीजें पॉल अपने आर्टिकल में छाप देता है। अब यहाँ पे आसपास के पूरे एरिया में कर्फ्यू लगाया गया था। पुलिस दिन रात अपना काम कर रही थी। अब इसी के 2 हफ्ते के बाद ज़ोडियाक किलर एक टैक्सी ड्राइवर को शूट करता है, लेकिन इस बार पुलिस को वो खुद कॉल नहीं करता बल्कि एक लेडी पुलिस को इस मर्डर का रिपोर्ट कराती है। और हम यहाँ पे डिटेक्टिव डेव और डिटेक्टिव आर्मस्ट्रॉन्ग को देखते हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है।
सैन फ्रांसिस्को इस शहर में ये पहला मर्डर था और पहले के 2 मर्डर अलग अलग जगह से थे। अब यहाँ सीन पर कुछ बच्चे थे जिन्होंने शायद किलर को देखा था। उनके अकॉर्डिंग किलर 5 फीट 11 इंच था और वाइट मैन था। उसने स्पेक्स लगाए हुए थे। अब इस मर्डर के अगले दिन ही क्रॉनिकल टाइम्स को वापस एक लेटर आता है जिसमें किलर ने ड्राइवर का खून से सना हुआ कपड़ा भेजा हुआ था और लिखा था कि पुलिस कितनी बेवकूफ है, चाहे तो वो लोग मुझे पकड़ सकते थे क्योंकि रात भर मैं पास वाली पार्क में बैठा था। उस लेटर के एंड में ज़ोडियाक ने लिखा था कि अगली बार वो एक स्कूल बस को टारगेट करेगा। क्रॉनिकल वाले ये लेटर डेव को देते हैं। ये सुन के डेव काफी हैरान होता है क्योंकि अभी तक उसे लग रहा था कि कैब ड्राइवर का केस एक मामूली केस है, लेकिन ज़ोडियाक ने ये किया है, यानी उनके शहर में ये सीरियल किलर आया हुआ है और उनके ऊपर काफी प्रेशर बढ़ने वाला था। अब ये लोग सारे लेटर्स को लेकर प्रोफेशनल से जांच करवाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये लेटर्स एक ही इंसान ने लिखा है। अब यहाँ इनके पास और कोई चारा नहीं होता, इसीलिए वो लोग उस बस वाली खबर को टीवी पर रिलीज कर देते हैं। अब अगले दिन पूरे डिपार्टमेंट इस केस पर काम करने के लिए लग जाता है और ये लोग नापा काउंटी और वेलेरो इन दोनों जगह पर कॉल करके वहाँ के मर्डर्स की डिटेल लेते हैं और इन्हें डैर्लिन का मर्डर केस के यहाँ पे किलर के फुटप्रिंट मिले थे। उससे पता चलता है किलर ने 10 नंबर के शूज पहने थे और वो शूज सिर्फ मिलिट्री कैंप में ही मिलते हैं। इस इंसिडेंट के 12 घंटे के बाद 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और डेव से मिलकर उसे बताते हैं कि उन्हें मर्डर साइट के 3 ब्लॉक छोड़कर एक आदमी को देखा था और शायद वही ज़ोडियाक रहा है, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाए। अब डेव तुरंत स्केच वालों को बुलाकर उसका एक स्केच निकलवाता है। अब देखते ही देखते अक्टूबर महीना आता है। एक रात अचानक से डेव को कॉल आता है कि एक मशहूर टीवी चैनल को ज़ोडियाक ने कॉल किया है और उसने कहा है कि कल सुबह के मॉर्निंग शो में वो कॉल करेगा, लेकिन उसे होस्ट जिम के साथ साथ जाना माना सेलिब्रिटी लॉयर मेल्विन बेली भी शो पर चाहिए, तभी वो बात करेगा। अब डेव और उसका पार्टनर मेल्विन को सुबह के 5 बजे उठाकर स्टूडियो लेकर आते हैं। इसके बाद शो लाइव होने से पहले ही जिम और लॉयर मेल्विन को बताता है कि हमें किलर का कॉल ट्रेस करने के लिए कम से कम 15 मिनट लगेंगे, इसलिए तुम दोनों तब तक लाइन पे ही उसे रखना। अब लाइव शो शुरू होता है जहाँ पे ये शो क्रॉनिकल वाले भी देख रहे होते हैं। अब ज़ोडियाक का कॉल आता है। वो कहता है कि वो काफी डरा हुआ है, उसके सर में बहुत ही दर्द होता है और ये माइग्रेन रोकने के लिए ही वो लोगों को मारता है और तभी वो किसी का मर्डर करने के लिए जाता है। अब मेल्विन और जिम उसे अपनी बातों में उलझाए रखते हैं, लेकिन ज़ोडियाक काफी चालाक था। वो 15 मिनट होने से पहले कॉल कट कर देता है और वापस दूसरा कॉल करता है। वो मेल्विन को बताता है ये प्रॉब्लम मुझे तब से शुरू हुई जब मैंने एक बच्ची को मारा था अतीत में। अब मेल्विन उसे कहता है कि मैं मिलकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तो ज़ोडियाक भी मान जाता है और कहता है कि 15 मिनट में तुम सेंट मैरी चर्च के यहाँ लॉन्ड्री में आ जाना। उसी के साथ साथ पूरी पुलिस फोर्स आती है, लेकिन वहाँ पे उन्हें ज़ोडियाक नहीं मिलता। इसके बाद ये पूरी रिकॉर्डिंग ब्रायन नाम के उस लड़के को सुनाते हैं जो एक मर्डर में बच गया था, लेकिन वो कहता है कि ये किलर का आवाज़ नहीं है, जिसने मुझे मारा था उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा डीप थी। अब कुछ दिन के बाद क्रॉनिकल को वापस एक लेटर आता है जिसमें पुलिस वालों का काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था, साथ ही एक कोडेड मैसेज और बॉम्ब की डिटेल्स भी दी गई थी। अब उसी रात पॉल और रॉबर्ट ड्रिंक पर जाते हैं, जहाँ पे पॉल सबसे पहले तो रॉबर्ट की ब्लू ड्रिंक का मजाक उड़ाता है आयरन मैन के स्टाइल में, जिसके बाद दोनों भी फिर ब्लू ड्रिंक ही पीते हैं और बातों ही बातों में रॉबर्ट बताता है किलर ने अपना कोड एक बुक की मदद से लिखा है और इस बुक को ज़ोडियाक अल्फाबेट कहा जाता है। ये सुन के पॉल के होश उड़ जाते हैं। तभी पॉल उसे पूछता है कि देखो इस केस से सभी लोगों को फायदा है, जैसे मुझे काम मिल गया है, लेकिन तुम इतने क्यों इन्वॉल्व हो, इसमें तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है। रॉबर्ट इस सवाल से थोड़ा हैरान होता है। यानी हमें यहाँ समझ आता है कि रॉबर्ट इस केस से ऑब्सेस था और अपनी खुद की एक इन्वेस्टिगेशन वो कर रहा था। फिर अब देखते देखते दिसंबर का महीना आता है, जहाँ पे लॉयर मेल्विन को उसके घर पे ज़ोडियाक का लेटर आता है, जहाँ पे लेटर में उसने लिखा था कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ और शायद मैं अपना 10वां विक्टिम ढूंढने जाऊंगा। मेल्विन ये भी बताता है कि उसे कई बार उसके घर पे कॉल भी आया था और उसके हाउसमेट ने इस कॉल को उठाया था। ऐसे ही करते करते अगले साल मार्च का महीना आता है। साल था 1970। हम देखते हैं कैथलीन नाम की एक लेडी रात के समय में अपने छोटे बच्ची को लेकर कैलिफोर्निया के हाईवे पर ड्राइव कर रही थी। तभी उसके पीछे एक कार आती है। उसमें बैठा हुआ आदमी इसे कार रोकने का इशारा करता है, इसलिए कैथलीन कार रोक देती है। वो कहता है कि आपका कार का पीछे का टायर लूज है, मैं उसे टाइट कर देता हूँ, लेकिन टाइट करने के बजाय वो कुछ और ही कर देता है
अब वो आदमी चले जाने के बाद कैथलीन भी निकलती है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो टायर कार से चला जाता है। तभी वो आदमी अपनी कार से फिर से आकर उस लेडी को लिफ्ट ऑफर करता है। उस लेडी को डाउट था, लेकिन उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो कार में बैठ जाती है। पर थोड़े आगे जाने पर ये लोग गैस स्टेशन को क्रॉस करते हैं, लेकिन फिर भी वो गाड़ी नहीं रोकता और तभी कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मारने वाला हूँ। और ये शॉट यहीं पे कट हो जाता है। अब थोड़े समय के बाद हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा ट्रक वाला उसी रास्ते पे रुका था और कैथलीन बहुत ही जोर से चीख रही थी। और यहाँ हमें समझ आता है कि अपनी और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए ये लड़की चलती हुई गाड़ी से ही कूद गई थी। इसके बाद उसने अपने बच्चे को साइड में ही छुपा के रखा था। इसके बाद काफी सारे महीने चले जाते हैं। ज़ोडियाक ऐसे ही किलिंग करता रहता है और अपने लेटर्स भेजता रहता है। इतना ही नहीं, वो पुलिस का मजाक भी उड़ाता था और पूछता था कि मेरे पे कितना इनाम रखा है। यानी किसी तरह वो खुद को फेमस करवाना चाहता था। इसीलिए पुलिस क्रॉनिकल को कहते हैं कि अब तुम लोग इसका कोई भी लेटर नहीं छापोगे, लेट्स सी वो किस तरह से रिएक्ट करता है। एक दिन रॉबर्ट और पॉल एक क्लब में बैठे थे और पॉल कहता है कि ये किलर एक धोखेबाज है, उसे बस फेमस होना है। और तभी पॉल रॉबर्ट को एक जगह पर लेकर आता है और वहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर रखे हुए थे जिसमें कुछ किलिंग्स थी जो किसी और ने की थी। और यहाँ पता चलता है कि ज़ोडियाक इन सारे किलिंग्स की डिटेल न्यूज़पेपर से लेता था और लेटर में यही सारी डिटेल्स छापता था। यानी कि वो दूसरे के किए हुए मर्डर्स को भी अपने नाम पे ले रहा है ताकि लोग उससे डरे। नहीं, उसे फिर वो एक पैम्पलेट दिखाता है। ज़ोडियाक नाम की एक वॉच की कंपनी है। उनका लोगो भी हूबहू ज़ोडियाक के लोगो से ही मिलता जुलता है। यानी ज़ोडियाक का लोगो भी ओरिजिनल नहीं था और उसने ये कॉपी किया था। और ये सारी चीज़ें पॉल ने खुद के इन्वेस्टिगेशन करते हुए ढूंढी थी। अब देखते ही देखते कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। कोई भी मर्डर नहीं था, लेटर नहीं था। पुलिस को लगने लगता है कि अब शायद किलर अंडरग्राउंड हो गया है। हालांकि पॉल कुछ ना कुछ आर्टिकल उसके ऊपर छापा करता था। अब पूरा 1 साल हो जाता है और टाइम आता है अक्टूबर 1970। तभी एक दिन अचानक से पॉल के डेस्क पे उसे ज़ोडियाक का लेटर आता है जिसमें उसने उसे मारने की धमकी दी थी, क्योंकि पॉल ने एक लेटर में उसे होमोसेक्सुअल भी कहा था। अब पॉल डेव से प्रोटेक्शन के लिए गन मांगता है और वो शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगता है और रॉबर्ट भी हमेशा उसी के साथ था। अब यहाँ क्रॉनिकल वालों ने ज़ोडियाक का ये लेटर भी न्यूज़पेपर में छाप दिया था और कहा था कि उसने हमारे रिपोर्टर पॉल एवरी को मारने की धमकी दी है। और इसी के कारण पॉल को किसी एक इंसान का कॉल आया था जिसने बताया था उसके पास ज़ोडियाक की कोई इन्फॉर्मेशन है, लेकिन रिवरवुड नाम के जगह पे आके मुझसे मिलना होगा। और पॉल इसी रात उससे मिलने के लिए जाने वाला था और वो रॉबर्ट को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन रॉबर्ट कहता है मैं डेट पे जाने वाला हूँ। फिर रॉबर्ट की डेट देखते हैं जहाँ पे वो डेट के साथ भी ज़ोडियाक और किलर के बारे में ही बात कर रहा होता है। खैर अब यहाँ पे पॉल एवरी को उस आदमी से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो सीधा अगले दिन के टीवी पर ही आके बताता है कि ज़ोडियाक ने सबसे पहला मर्डर 1966 में किया था और उसने एक लड़की को मारा है। और रिवर साइड के पुलिस स्टेशन में भी उसने लेटर भेज के सारी चीजें ऐसी ही की थी जैसे ज़ोडियाक कर रहा है। लेकिन इस न्यूज के कारण पुलिस का नाम बहुत ही ज्यादा बदनाम होता है, क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर रही है। अब अगले ही दिन डेव आर्मस्ट्रॉन्ग और नापा काउंटी के कुछ पुलिस रिवरसाइड पहुंचते हैं इस केस की पूछताछ के लिए। इनके साथ पॉल एवरी भी होता है। अब वहाँ के ऑफिसर्स इन्हें बताते हैं कि चेरी नाम की लड़की का 1966 में मर्डर हुआ था और उस किलर ने भी ज़ोडियाक की तरह ही सबको लेटर्स लिख के भेजे थे। लेकिन जब उन लेटर्स और डेव को मिले हुए लेटर्स मैच किए जाते हैं तो पुलिस को उनकी हैंडराइटिंग मैच नहीं मिलती और इसीलिए रिवरसाइड का जो सस्पेक्ट था उसे ये लोग नहीं देखते। यहाँ पे ज़ोडियाक ये किलर काफी फेमस हो गया था और जेल में अक्सर लोग उसके बारे में बात बताने के लिए आते थे। अब देखते देखते 8 महीने बीत जाते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग को ऐसे इन्वेस्टिगेट करते हुए एक लीड मिलता है जो बताता है कि कुछ सालों पहले उसके स्कूल में एक जैनिटर था जिसका नाम था आर्थर, जो अक्सर मर्डर की बातें किया करता था। उसने ये भी कहा था कि वो जब भी मर्डर करेगा तब ज़ोडियाक ये नाम रखेगा और बच्चों को छेड़खानी के चलते उसे जेल हुई थी और अब वो एक मिल में काम करता है। इसीलिए अब डेव आर्मस्ट्रॉन्ग और उसकी पूरी टीम आर्थर से मिलने के लिए जाते हैं। वो आदमी काफी लंबा और हट्टा कट्टा था। पुलिस को देख के वो जरा भी नहीं डरता और बताता है कि उसने कभी भी ज़ोडियाक होने का दावा किसी से भी नहीं किया था, उसका दोस्त झूठ कह रहा है।
अब बातों ही बातों में पुलिस उसका शूज भी देखते हैं जो ज़ोडियाक से मैच होता था 11 नंबर का, जो सिर्फ मिलिट्री कैंप में मिलता था। इनफैक्ट यहाँ पे खुद आर्थर बताता है कि मर्डर के बाद वो खुद भी पुलिस का सस्पेक्ट था और पुलिस ने उसके घर और गाड़ी में काफी बार चेकअप भी किया है, लेकिन उसके गाड़ी में जो ब्लड से भरा हुआ चाकू मिला था उससे उसने मुर्गी मारी थी। अब उसके पूछताछ में ये भी पता चलता है कि डार्लिन से लेके जितने भी मर्डर आज तक हुए हैं, आर्थर हमेशा उसी लोकेशन के आसपास ही था। पुलिस को पूरा शक हो जाता है कि यही ज़ोडियाक है। इतना ही नहीं, डेव उससे उसकी घड़ी मांगता है जो खुद भी ज़ोडियाक कंपनी की थी, यानी कि 99% ये लोग श्योर थे कि यही ज़ोडियाक है। लेकिन एक बात से आर्थर छूट सकता था क्योंकि आर्थर लेफ्ट हैंडेड था और अभी तक जितने भी लेटर्स लिखे गए थे वो सारे राइट हैंड से है। अब उसी रात ये तीनों आर्थर के भाई और भाभी से भी जाके मिलते हैं और इन्हें ज़ोडियाक के लेटर दिखाते हैं पूछताछ के लिए, जहाँ पे उसकी भाभी कंफर्म करती है कि आर्थर जब भी हमें ग्रीटिंग कार्ड भेजता था तो वो भी क्रिसमस में SS इसी तरह लिखता था जैसे ज़ोडियाक ने अपने लेटर्स में लिखा है। अब ये वापस आते हैं और अपने सीनियर को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था कि ये मर्डर आर्थर ने ही किए हैं, यानी कि अगर मर्डर किए तो इन्हें कुछ फिजिकल एविडेंस चाहिए था। अब यहाँ दूसरी तरफ पॉल की हालत भी काफी खराब हो गई थी। अब वो पूरा गाड़ी में शराब में धूत रहता था क्योंकि ज़ोडियाक से रिलेटेड के आर्टिकल में उसका भी दिमाग खराब हो गया था और इसी के चलते एडिटर अब उसे ये सब कुछ बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन पॉल उनकी बात नहीं मानता और सीधा जॉब छोड़ के चला जाता है। यहाँ पे डेव पुलिस फोर्स के साथ आर्थर के घर पे रेड मारता है। अब यहाँ उसके घर में काफी सारी गिलेरी पड़ी हुई मिलती है जिन्हें वो मार के फ्रिज में रखता था। वहाँ पे अनलाइसेंस गन्स भी होती है, लेकिन आखिरी में वही है, ज़ोडियाक होने का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता, इसीलिए वो आर्थर को अरेस्ट नहीं कर पाते। अब देखते ही देखते इस केस को 4 साल बीत जाते हैं। ज़ोडियाक किलर के ऊपर तो अब पिक्चर भी, मूवी भी बनी थी। डेव इस मूवी में जाता है और काफी सदमे में फ्रस्ट्रेटेड था और वही थिएटर में उसकी मुलाकात रॉबर्ट से होती है। अब कुछ समय के बाद डेव का पार्टनर आर्मस्ट्रॉन्ग भी इस केस से अपना ट्रांसफर कर लेता है। वही पॉल की जगह पे अब दूसरा राइटर काम पे रखा गया था। सभी लोग मूव ऑन कर गए थे। ज़ोडियाक भी अभी लेटर लिखना बंद कर दिया था, लेकिन रॉबर्ट वो अभी भी वही था। उसे मानो ज़ोडियाक का केस ऑब्सेस्ड कर गया था और इसीलिए एक दिन रॉबर्ट ज़ोडियाक के ऊपर ही बुक लिखने का आइडिया आता है और इसी रिसर्च के चलते वो वापस से पॉल के घर जाता है। अब पिछले 4-5 सालों में एक बार भी रॉबर्ट उससे मिलने नहीं आया था और अब ज़ोडियाक के इन्फॉर्मेशन के लिए ही वो उससे मिलने आया था, इसीलिए पॉल उसके ऊपर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें भी अभी मूव ऑन हो जाना चाहिए। ज़ोडियाक ने जितने लोगों को मारा है उससे कई ज्यादा लोग रोज मरते हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, और उसे घर से निकाल देता है। अब रॉबर्ट बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है, लेकिन अभी भी रॉबर्ट रुकने वाला नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उसके साथ उसकी शादी हो गई थी, उसे खुद के 2 बच्चे भी हो गए थे जिनके ऊपर वो जरा भी ध्यान नहीं देता था, इसीलिए उसकी वाइफ भी नाराज रहने लगती है। वो एक दिन टीवी रिपोर्टर से अपनी खुद की इंटरव्यू करवाता है और पूरे दुनिया को बता देता है कि वो ज़ोडियाक के ऊपर बुक लिख रहा है। लेकिन ये बहुत ही बड़ी चीज थी क्योंकि इसके बाद उसके घर पे डायरेक्ट उसे ब्लैंक कॉल्स आने लगे थे। कोई भी बात नहीं करता था, सामने वाला बस लंबी लंबी सांसें लेता था। यानी अब उसके बच्चे बीवी की जान भी खतरे में थी, इसीलिए गुस्से में उसकी बीवी तंग आके इसे छोड़ के चली जाती है, लेकिन तभी भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब रॉबर्ट आगे डेव से मिलने जाता है ताकि उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे अपने बुक के लिए, पर रॉबर्ट की डेडिकेशन देख के वो उसे कहता है कि तुम नापा काउंटी के पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पे केन मार्लो तुम्हारी मदद कर सकता है। फिर रॉबर्ट नापा पहुंचकर केन मार्लो से मिलता है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट के बाद केन मान जाता है और यहाँ पे वो उसे डार्लिन और बाकी लोगों के मर्डर की फाइल्स दे देता है। फाइल्स को स्टडी करके रॉबर्ट को कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और वो वापस आके सीधा डेव को बताता है कि डार्लिन जो मरी थी वो अपने शहर में बहुत ही ज्यादा फेमस लड़की थी, काफी सारे लोग उसके पीछे थे और उनमें से एक खास उसका दोस्त था जिसका नाम था जॉर्ज। लेकिन जॉर्ज की हरकतें काफी अजीब थी, इसीलिए डार्लिन उसे अवॉइड करने लगी थी, लेकिन जॉर्ज फिर उसे फॉलो करने लगा था। अगर वही ज़ोडियाक रहा तो वो डार्लिन को पहले से ही जानता था और रॉबर्ट डेव को उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है, लेकिन डेव मना करता है क्योंकि डार्लिन का केस वेलेरो का था। ऐसे देखते देखते 9 साल बीत जाते हैं टोटल इस केस को। अब साल था 1978 और अचानक से डेव
डेव को क्रॉनिकल से कॉल आता है और इतने सालों के बाद ज़ोडियाक ने फिर से एक लेटर लिखा था जिसमें उसने कहा था कि वो डेव के ऊपर नजर रखे है ताकि पुलिस वापस इस केस को ओपन करे। लेकिन डेव के सीनियर को डेव के ऊपर ही शक आता है कि ये लेटर डेव ने ही पब्लिसिटी के लिए भेजा है और वो उसे इस केस से सस्पेंड कर देते हैं। तो यहाँ दूसरी जगह रॉबर्ट को अभी भी लग रहा था कि जॉर्ज ही ज़ोडियाक है और इसीलिए वो डार्लिन की बहन लिंडा जो कि जेल में है उससे मिलने के लिए जाता है और लिंडा उसे उस आदमी के बारे में बताती है जो डार्लिन को फॉलो किया करता था। रॉबर्ट कहता है कि हाँ उसका नाम जॉर्ज था, है ना, लेकिन लिंडा बताती है कि उस आदमी का नाम ली है। ये सुनकर रॉबर्ट के होश ही उड़ जाते हैं। एक ही झटके में वो सारे डॉट्स कनेक्ट कर लेता है क्योंकि आर्थर का पूरा नाम आर्थर ली था, यानी कि डार्लिन ने जिसे मारा है वो जॉर्ज नहीं बल्कि आर्थर था और वही शायद ज़ोडियाक हो सकता है। अब रॉबर्ट भागते हुए उस ऑफिसर के पास जाता है जो अभी ज़ोडियाक केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन वो ऑफिसर रॉबर्ट को सीरियसली नहीं लेता। अब रॉबर्ट की भी लाइफ पॉल जैसी ही बन गई थी। उसने कार्टूनिस्ट का जॉब भी छोड़ दिया था, उसे बस ज़ोडियाक को कैसे भी पकड़ना है। एक दिन रॉबर्ट की वाइफ उससे मिलने आती है और उसे कुछ लेटर्स देती है। उसमें से एक लेटर में आर्थर ली का ड्राइविंग लाइसेंस था जो किसी से इसने मंगवाया था। अब उसमें आर्थर उसकी बर्थ डेट देखता है और उसका पूरा दिमाग घूम जाता है। उसकी बर्थ डेट थी 18 दिसंबर और ज़ोडियाक ने सालों पहले अपने बर्थडे के ही दिन मेलविन को कॉल किया था और उसके मेड को बताया था कि आज मेरा बर्थडे है। मेलविन बेली वही है जिसने ज़ोडियाक से मॉर्निंग शो में बात की थी, वो सेलिब्रिटी लॉयर, यानी कि ज़ोडियाक की बर्थडे आर्थर ली से मैच कर रही है और इसीलिए भागते हुए रॉबर्ट डेव के घर जाता है। पहले तो डेव दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन आर्थर का नाम सुनने के बाद वो रॉबर्ट से बात करता है और दोनों भी डाइनर में जाते हैं। यहाँ पे रॉबर्ट सारे डॉट्स को मिलाकर कहता है कि आर्थर ही ज़ोडियाक है। यहाँ पे इन्हें एक और बात पता चलती है, आर्थर को पुलिस ने किसी दूसरे जुर्म के चलते अरेस्ट किया था और तब से ज़ोडियाक के मर्डर और ये लेटर्स आना भी बंद हो गया है। पर जैसे ही आर्थर जेल से बाहर आता है उन्हें क्रॉनिकल में वापस से एक लेटर आया था, यानी कि यही ज़ोडियाक है। लेकिन अभी भी इनके पास कोई भी फिजिकल एविडेंस नहीं था, किसी तरह का हथियार या ब्लड या डीएनए कुछ भी नहीं था और इसीलिए कोर्ट में ये प्रूव नहीं कर सकते थे कि यही किलर है। इसीलिए डेव रॉबर्ट को यही एडवाइस देता है कि तुम अपनी बुक सिर्फ फिनिश कर लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। रॉबर्ट यहीं पे रुकता नहीं है। वो 20 दिसंबर 1983 यानी कि डेव से बात करने के बाद आर्थर का एड्रेस निकालता है और उसे ढूंढते हुए उसके शॉप पर भी जाता है उसका रिएक्शन देखने के लिए और आर्थर शायद उसे पहचान भी लेता है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता। अब आते हैं केस के टोटल 22 साल के बाद यानी 1991 में, जहाँ पे केस अभी भी कोई दूसरा ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा था और फाइनली जो डार्लिन के मर्डर केस में सर्वाइवर था माइक को इस केस के सारे सस्पेक्ट्स की फोटो दिखाई जाती है और वो तुरंत आर्थर ली के फोटो पर हाथ रख के कहता है कि यही था आदमी जिसने हमें शूट किया, यानी कि ज़ोडियाक शायद आर्थर ली ही था। शायद इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बाकी विक्टिम्स को भी उसने मारा है या नहीं ये प्रूव नहीं हुआ था, लेकिन डार्लिन को जरूर उसी ने मारा था। फिर मूवी के अंत में हमें बताया जाता है कि माइक के बयान के बाद आर्थर ली को इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ा जाता है, लेकिन उसके इस मीटिंग के पहले ही उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। लेकिन आगे चलकर 2002 में डीएनए टेस्टिंग के थ्रू केस सॉल्व किया जाने लगा, जिसमें ज़ोडियाक किलर के लेटर से मिला हुआ डीएनए के सैंपल आर्थर ली के सैंपल से मैच नहीं हो रहे थे और इसीलिए सैन फ्रांसिस्को के इन्वेस्टिगेशन में आर्थर ली को सस्पेक्ट की लिस्ट से रिमूव कर दिया। लेकिन आज भी नापा काउंटी और वलेरो सिटी में प्राइम सस्पेक्ट है और इसी के चलते से कहा जाता है कि शायद ज़ोडियाक किलर आज भी जिंदा घूम रहा है, क्योंकि बाकी विक्टिम्स को किसने मारा ये कभी भी पता नहीं चला और यहीं पे मूवी खत्म होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।